चलिए दोस्तों, टुडे सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ सूत्र, इंपॉर्टेंट सूत्र क्या करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। जैसे समकोण त्रिभुज, देखो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण कितने अंश का हो? एक कोण 90 अंश का हो। एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा होता है समकोण। समकोण में आपको पता है, त्रिभुज में पता है, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन ही क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, ठीक है। तीन ही भुजाएं होती हैं, रेखाएं, जो भी आप बोलना चाहो। उनमें से अगर एक कोण 90 अंश का है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है? देखो समकोण त्रिभुज हमारा कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसे, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, जिसमें से ये वाला कोण 90 अंश कहलाएगा या तो ये वाला कोण 90 अंश कहलाएगा। अब इसमें से आपको तीन भुजाएं दिख रही है, इन तीन भुजाओं के कुछ नाम रखे गए हैं जिनको कर्ण, लंब और आधार कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी दिख रही है? ये वाली, वही भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी? वो हमारी कर्ण कहलाएगी। अब कर्ण के सामने वाली भुजा कौन सी कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने कौन सी भुजा है? तो ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो लंब की परिभाषा क्या हो जाएगी? कर्ण के सामने वाली भुजा, कर्ण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी कर्ण कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और बाकी बची तीसरी भुजा, क्योंकि दो भुजा तो हमने डिफाइन कर ली, बाकी तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? तीसरी भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम लगती है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहती क्या है कि यदि हम कर्ण का वर्ग, मतलब सबसे लंबी भुजा का वर्ग कर दें तो बाकी जो दो भुजाएं बचेंगी, लंब और आधार, इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे? लंब का योग प्लस आधार का योग। ये क्या, ये कौन सी प्रमेय ये चीज बताती है? तो ये पाइथागोरस थ्योरम बताती है। अगर पाइथागोरस थ्योरम और डिटेल से पढ़ना हो तो मैंने अपने चैनल में उसको पूरा डिस्क्राइब किया है कि ये एक्चुअली में आता कहां से, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, आप उसको विजिट कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 अनुपात होते हैं, जिनको नाम दिया गया है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, जो मैंने यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं। तो यही सारे क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो पहला कौन सा अनुपात होता है? साइन थीटा का। दूसरा हो जाता है हमारा कॉस थीटा का। अच्छा, साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये सूत्र है, इनको याद करना पड़ेगा आपको। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। और इधर अगर मैं साइन कॉस टेन की बात करूं तो टेन क्या हो जाता है हमारा? तो टेन हो जाता है लंब बटे आधार। अब इसके बाद टेन के बाद आता है कॉसेक हमारा। कॉसेक थीटा क्या हो जाता है? तो कॉसेक थीटा हो जाता है कर्ण बटे लंब हो जाता है। अब फिर इसके बाद सेक थीटा आ जाता है। तो सेक थीटा हमारा क्या होता है? आधार, सॉरी, सेक होता है कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कॉट थीटा आ जाता है। तो कॉट थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हमारा हो जाता है आधार बटे लंब। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, मतलब कोई भुजा की माप दी हुई होगी, उसमें यदि लंब और कर्ण को हम क्या कर दें, आपस में डिवाइड कर दें, अनुपात में लिख दे, तो कौन सा फॉर्मूला कहलाएगा? उसका साइन थीटा का। उसी हिसाब से कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब एक सारणी हम लोगों को पढ़नी है, और ये जो कोण बचते हैं इन्हीं को हम लोग थीटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थीटा। अगर यहाँ पे 0 अंश लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0 अंश लिखा हुआ है, तो कितना मान होगा? 30 लिखा है तो कितना मान होगा? 45 अंश लिखा है, 60 अंश लिखा है, 90 अंश। तो इनको एक सारणी होती है जो हम लोगों को लर्न करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं थीटा की जगह 0 रखूंगा तो साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा? तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा बताओ? किसी को पता है साइन 0 अंश का मान? साइन 0 अंश का मान मैं पूछ रहा हूं, साइन 0 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान 1/2 हो जाएगा। साइन 45 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान हो जाएगा 1।
अब आपको कुछ नहीं करना है, आप अभी यहां से इधर की ओर चले हैं। अब कॉस थीटा में क्या होगा कि यहां से ऐसे चलना है, पहले यहां से 1 लिख दो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ये बराबर में मिलेगा आके कि नहीं मिलेगा आके, फिर ये इधर चला जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0। मतलब कहने का समझ में आए कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। उसी हिसाब से कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2 और कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं tan 0 अंश की बात करूं तो ये tan 0 अंश का मान कितना हो जाएगा आपका, तो tan 0 अंश का मान हो जाएगा 0। फिर इसके बाद अगर मैं tan 30 अंश की मान की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1/√3। tan 45 अंश की बात करूं तो 1 हो जाएगा, tan 60 अंश की अगर मैं बात करूं तो √3 हो जाएगा, और tan 90 अंश की बात करूं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई? अब इसके बाद अगर मैं cos 0 अंश की बात करूं तो इनफाइनाइट हो जाएगा, cos 30 अंश की बात करूं तो 2 हो जाएगा, cos 45 अंश की बात करूं तो √2 हो जाएगा, cos 60 अंश की बात करूं तो 2/√3 हो जाएगा, और cosec 90 अंश की मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद sec अगर 0 अंश की बात करूं तो 1 हो जाएगा, sec अगर 30 अंश की बात करूं तो 2/√3 हो जाएगा, फिर अगर मैं sec 45 अंश की बात करूं तो √2 हो जाएगा, sec 60 अंश की बात करूं तो आपका 2 हो जाएगा, और sec 0 अंश की बात करूं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब cot की मैं बात करता हूं तो cot 0 अंश का मान हो जाएगा इनफाइनाइट, cot 30 अंश का मान हो जाएगा √3, cot 45 अंश का मान हो जाएगा 1, cot 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3, और cot 90 अंश का मान हो जाएगा आपका 0। तो बात समझ में, ये सारणी आपको याद करनी है, कुछ फॉर्मूले ये याद करने। टेक्नोमेट्री में इतने ही नहीं है, अभी कुछ और फॉर्मूले बचे होंगे जिनको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो इनको आप लर्न करते रहिए, बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट सूत्र को हम रिवाइज करते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, इनको हमें लर्न करना ही करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का रिवर्स क्या होता है, इनका उल्टा क्या होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 सेक थीटा हो जाएगा, और tan थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, तो tan थीटा का रिवर्स हो जाएगा 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए रिवर्स फॉर्मूले हो गए। अब इन्हीं का उल्टा कर देना, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 tan थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए रिवर्स के। 6 फॉर्मूले बनते, मैंने 3 ही लिखाए हैं, जब इधर पलटोगे तो इधर भी पलटोगे, तो आप इतना एडजस्ट कर लेना। अब इधर हम लोग पढ़ते हैं साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी। अब इनको पढ़ते तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इसी हिसाब से साइन a माइनस बी का होता है साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ठीक है, उसी हिसाब से कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। उसी हिसाब से कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये होगा हमारा कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। ठीक इसी प्रकार से tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का, tan a प्लस बी का देखते हैं पहले, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी हिसाब से tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। कुछ ये 6 फॉर्मूले ये हो गए, 6 फॉर्मूले ये हो गए। एक चीज और मैं थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहूंगा, आपका ASTC कर लो रिवाइज, थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। ASTC क्या होती है, चतुर्थांश आप सब जानते होंगे, ASTC
यहां पे क्या आता है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा आता है, यहाँ पे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहां पे क्या आता है 180 प्लस थीटा और यहां पे आता है 270 माइनस थीटा, फिर सी की जगह पे क्या आता है 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और यहां आ जाता है 360 प्लस थीटा। तो यहाँ ए एस, यहाँ पे टी आता है, यहाँ पे ए एस टी सी आ जाता है। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहेंगे। एस का मतलब होता है साइन, और साइन के साथ उल्टा कौन हो जाता है इसका, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक जो है ये पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने कुछ आएंगे वो सारे ऋणात्मक आएंगे। टी का मतलब होता है टेन और कॉट, टेन और कॉट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, जितने चाहे साइन है चाहे कॉस है सारे, चाहे कॉसेक है चाहे सेक है, यहाँ पे क्या मिलेगा इनको निगेटिव। यहाँ पे सी का मतलब क्या हो जाता है आपका, तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके निगेटिव हो जाते हैं। तो आई बात समझ में, एएसटीसी का मतलब ये होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जितना भी आएगा वो सब पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। चलिए आते हैं अपनी रेगुलर क्लास। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, अच्छे तो है ना, ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा है आपने। चलिए आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रश्नावली 1.1 का तीसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा। एचसीएफ और एलसीएम दो चीजें ज्ञात करनी है। फुल फॉर्म क्या होता है एचसीएफ का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। एलसीएम का क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल फैक्टर नहीं मल्टीपल, ठीक है। और इसका हिंदी वर्जन क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो पहले दूसरे और तीसरे समझ में आए क्वेश्चन, पहला दूसरा पूरी तरीके से समझ में आए। कल तीसरे का एक क्वेश्चन हमने बताया था, वो भी आई होप समझ में आया होगा। आज और बता देंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। चलो 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, इन दोनों का भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अच्छा एक बात मुझे बताओ आप, अभाज्य संख्याएं पता है क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 और खुद के अलावा किसी से न कटे। दूसरे क्वेश्चन में सभी आपको अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं, दिख रही हैं कि नहीं। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 23 भी एक प्राइम नंबर है, 29 भी एक प्राइम नंबर है। मैंने आपको एक नोट करके एक चीज लिखवाई थी कि जब, अब देखो इनमें क्या कोई, देखो अभाज्य संख्या अगर होंगी तो क्या इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन होगा, उनका कोई फैक्टर कॉमन है इसमें, नहीं है, क्योंकि किसी से कट ही नहीं रही है। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे स्कूल में, ठीक है, ऐसे तो हमने मुंह से बता दिया। तो देखो 17 के फैक्टर क्या होंगे, 1 into 70 हो गए। 23 के फैक्टर क्या होंगे, 1 into 23 होंगे, और 29 के 1 into 29, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 1, तो एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, क्या कॉमन है आपका तीनों में, 1, जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ेंगे नहीं ना, तो ऊपर वाले से 17 उठा लेंगे, नीचे वाले से 23 उठा लेंगे, और सबसे नीचे से 29 उठा लेंगे। अगर आपने इन तीनों का गुणा कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। अब गुणा कर लोगे कि नहीं ये बताओ मुझे, बोलो। 23, 29 और 17 का मल्टीपल कोई कर पाएगा, गुणा करते हैं, ठीक है। देखो 23 का पहाड़ा 29 का पहाड़ा अगर आता हो तो काम बन जाएगा, नहीं तो मैंने जब दो संख्याओं का ऐसे करना बताया है कि नहीं बताया, 9 त्रिका 27, 27 की 7, हाथ में आए 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 और 6 24, 24 और 2 कितना हो रहा था, क्योंकि 2 कैरी बच रहा था, 26, 26 की 6, हाथ में आया 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कैरी भी तो बचा था हमारा 6। तो 23 और 29 का मल्टीपल कितना आया, 667, 67, ठीक है, कितना 667। अब इसमें 17 का भी तो मल्टीपल करना है, आप 17 का मल्टीपल चाहे ऐसे कर लो और चाहे
जैसे करना हो वैसे कर लो। तो 17 सत्ते कितना होता है? 119। कितना होता है? 119। 9 आ जाएगा, 1 कैरी हो, मतलब 11 कैरी होगा, ठीक है। 17 छक्का 102, और 102 और 11 जोड़ेंगे 113 हो जाएगा। 13 की 3 आएगा, कैरी कितना बचेगा? 13। 17 छक्का 102 और 11 कितना हो जाएगा? 113। तो हमारा फाइनली एलसीएम कितना आ गया इसका? 11,300, 11,339। इतना हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये चीज समझ में आई ना कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। नोट में मैंने शायद नहीं लिखवाया था कि जब किसी संख्याओं में या किन्हीं संख्याओं में जब कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है तो उन्हीं संख्याओं का मल्टीपल, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाता है? उनका एलसीएम हो जाता है। तो वही तो हमने किया, 17 23 और 29, 17 23 और 29, 1 का गुणा करो या ना करो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो हमारा कितना आ गया? इन्हीं का गुणा ही तो एलसीएम निकल के आया, और कोई कॉमन नहीं तो एचसीएफ कितना हो गया हम लोगों का? 1 हो गया। क्या यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पक्का ना? चलो अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 8, 9 और 25। तो पहले इनके फैक्टर कर लेते हैं साइड में, ठीक है। क्या करते हैं? साइड में फैक्टर। अच्छा, 8 के फैक्टर क्या होंगे? 2 4 जाएगा, फिर 2 2 आएगा, 2 1 आ गया। फिर 9 का फैक्टर क्या होगा? 3 से कटेगा, 3 3 1। फिर 25 के फैक्टर कितने होंगे? 5 5 5 से काटेंगे 1। तो तीनों के फैक्टर हमें मिल गए। फैक्टर करने आ गए कि नहीं आ गए? अब कर लोगे, अब आपको कुछ नहीं करना है। 8 किसके बराबर होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। और 9 किसके बराबर होगा? 3 गुणे 3। 25 किसके बराबर होगा? 5 गुणे 5। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, क्या इन तीनों में कोई कॉमन आ रहा है? भाई 2 यहां पे है तो 2 यहां पे नहीं है, यहां पे तो 2 ही 2 है, 2 यहां पे, मतलब इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? HCF कितना होगा? 1। कैसे होगा पता है ना? ये 1 से भी तो कटेगा, ये वाला लिखते नहीं है, देखो 1 को लिखा नहीं जाता लेकिन कॉमन सेंस लगाया जाता है, तो 1 हो गया। अब अगर इन दोनों का एलसीएम कितना आया है? 1। एचसीएफ 1 आया तो एलसीएम कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस से बताना। इनका HCF 1 आया है तो एलसीएम कितना होगा? 2 शब्दों में बताओ मुझे। इनका अगर एलसीएम 1 आया है, HCF सॉरी 1 आया है, तो एलसीएम क्या होगा ये बताओ मुझे। क्या? गुणा, संख्याओं का मल्टीपल ही हमेशा। जहां देखना कि HCF 1 है, इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? गुणा। इनका गुणा करा दो, 8, 9 और 25 का आपस में गुणा करा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ये उठा लो, 3 ये उठा लो, 5 नहीं, इधर से 2 3 बार उठा लो, 3 2 बार उठा लो, 5 2 बार उठा लो, गुणा करा दो, आ जाएगा। बात वही फंसेगी। तो आप सीधा सीधा ऐसा करते हैं ना, हम लोग 8, 9 और 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। बताओ, तो 9 8 72, तो 25 दूना 50 की 5 हाथ में आया 5। 25 सत्ते कितना होता है? 25 सत्ते 175, कितना हो जाएगा? 25 सत्ते कितना होगा? 175। 175 में क्या जोड़ देंगे हम लोग? 5 कैरी, तो कितना हो जाएगा? 180। तो कितना आंसर आ जाएगा हम लोगों का? 1800। देखो क्या इतना एलसीएम आ रहा है? आ रहा है ना? तो समझ में आया ना आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालने हैं कि नहीं समझ में आया? पक्का ना? कोई दुविधा कोई शंका हो इन क्वेश्चनों में तो बताओ। दोनों में एचसीएफ 1 था। जहां एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां HCF 1 हो आपको क्या देखना है? एलसीएम में सीधा सीधा संख्याओं का गुणा करा दो बस, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो नोट कर लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। नोट कर लो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। क्या कह रहा है? HCF हमें दिया गया है, देखो समझना मेरी बात को। HCF दिया गया है 9। किन संख्याओं का HCF दिया गया है? 306 और 6 से 57 का। इन दोनों संख्याओं का HCF हमें क्या दिया गया है? 9। हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है? एलसीएम। मतलब HCF दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे ना, किसका?
306 और 657। ये है क्या, पहले मुझे ये बताओ। एचसीएफ दिया हुआ है। नहीं, ये जो 306 है और 657 ये क्या है? संख्याएं। संख्याएं हैं। क्या है? संख्याएं हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ए का मान भी दिया गया है कि नहीं दिया गया है? 306 और बी का मान कितना दिया गया है? 657। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? एचसीएफ कितना दिया गया, मतलब एच हमें कितना दिया गया है? 9। एल हमें ज्ञात करना है। एल क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। समझ में आई बात की नहीं? क्या इन चारों में से एक फॉर्मूला जनरेट करवाए थे कि नहीं करवाए थे? कुछ ध्यान आ रहा है आपको? हाँ, वो बोलो। एच इंटू एल बराबर ए इंटू बी। वेरी गुड, राशि ने सही बताया। ए इंटू बी मतलब संख्याओं का गुणा बराबर होगा एच इंटू एल, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ के। प्लस नहीं होता है, गुणा होता है। दो संख्याएं हमें दी गई हैं, कितना? 306 गुणे 657। एच हमें कितना दिया गया है? 9। एल क्या दिया गया? एल हमें निकालना है। तो अब एक बात बताओ, एल निकालना है तो बराबर के उधर केवल एल ही होना चाहिए। एल किसके 9 एल किसके साथ जुड़ा हुआ है? गुणे के साथ। अगर इधर आएगा तो काहे में आएगा? भाग में। अपॉन 9। हमारा क्या निकल के आएगा? एल। अब इसको 9 से देखो कौन कौन संख्याएं कटेगी। 6 3 9, ये तो कट जाएगी पूरी पूरी, तो इसी को काट दो। 9 1 कम 9, इसको काटो। 9 त्रिका 27, 3 बचा 36 हुआ, नचो का 36, तो 34 गुणे 657। तो 657 में हम कितने का गुणा करा दें? 34 का। कराओ। 7 चौक 28 2, 5 चौक 20 2 22 2, 6 चौक 24 25 26 गुणे 7 त्रिका 21, हाथ में है 2, 5 3 15 1 16, हाथ में है 1, 6 त्रिका 18 1 19। क्या? अच्छा 2 कैरी बचा था ना, तो 5 3 15 2 17, ठीक है, कैरी 2 बचा था। 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1। तो देखो क्या हमारा एलसीएम कितना आ रहा है हम लोगों का? एलसीएम जो हमें प्राप्त हुआ 12 338। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे हमने कितना फाइंड आउट किया? 12 338। समझ में आया बात आपको? कितना आ रहा है? 22 33 8 ही आ रहा है। पक्का कहीं ना कहीं हम लोगों ने काटने पे फिर मिस्टेक किया ही होगा। चलो देखते हैं, फिर से करते हैं। सही था। एक कैरी आपने छोड़ा है। 9 को गिरा, एक बार हाँ, चलो फिर से देख लेते हैं। तो इधर कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657 का भाग देना है हमें 9 से। तो कितनी बार जाएगा? 9 चौका 36, 9 त्रिका 27, मतलब 9 त्रिका 27 9 चौक 36, इतना ही आ रहा था। 34 657 इंटू 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 6 चौक 24 27 28, 7 त्रिका 21, 5 15 16 17, 6 त्रिका 18 1 19, 8 2 1 3 7 7 14 1 15, ठीक है। क्यों 15? रुक जाओ, फिर कहीं गलत हुआ, रुक जाओ यार। 6 चौक 24 25 26 होगा यहाँ पे। 7 6 13, 9 2 11, हाँ तो 12 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा, तो हमारा कितना आया? तो 22 3 33 8, ये हमारा। समझ में आया बात आपको कि नहीं समझ में? नोट कर लो। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की। तो कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का? 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें कुछ चीजें दी गई हैं जो मेरे बच्चों को पता है, जो मैं मुझसे पढ़े वो पक्का पता है उनको, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं।
जो नहीं पढ़े हैं वो मैं अभी बताऊंगा तो उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। रटना नहीं है आपको। पेपर में 6 की पावर n, यहां पर 3 की पावर n भी आ सकता है, 2 की पावर n भी आ सकता है, 5 की पावर n भी आ सकता है, 12 की पावर भी n आ सकता है। तो घुमा फिरा के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको समझना है क्वेश्चन कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसमें आपको थ्योरी में आंसर देना है। किसमें देना है आपको? थ्योरी में। बताना है कि ऐसा हो सकता है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आता है। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या है प्राकृत संख्या क्या होती है। n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो सकता है, यही बोला है, 0 पर समाप्त हो सकता है। अच्छा अभी एक बात मुझे ये बताओ कि सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ये बताओ मुझे। मैंने पढ़ाया है चार्ट, कहां से कहां तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या, 1 से अनंत तक की संख्याएं कौन होती हैं? प्राकृतिक संख्या होती है। मतलब 1 2 3 4 5। क्या निगेटिव आता है इसमें? नहीं आता। जीरो शामिल करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि वो होल नंबर में करते हैं, पूर्ण संख्या में करते हैं। किसमें करते हैं? पूर्णांक तो बड़ा है, पूर्णांक में तो निगेटिव भी आ जाएगा। पूर्ण संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या बन जाती है। और अगर जीरो को हटा देते हैं पूर्ण संख्या से तो कौन सी संख्या बन जाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या बन जाती है। तो इतना तो मुझे पता है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए का मतलब समझ में आया? n का मान मतलब n की जगह प्राकृतिक संख्या कोई भी रखें, जैसे हम 1 भी रख सकते हैं, 2 3 डॉट 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 45 डॉट 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 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कैसी होनी चाहिए? चाहे जितनी बड़ी संख्या प्राकृतिक होनी चाहिए। मतलब कहने का कि 6 की पावर 1, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, पहला स्टेप समझना, n बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 की पावर कितना आएगा? 1 मतलब 6 आएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 6 की पावर 2 मतलब 36 आएगा। n की जगह मैं 3 रखूंगा तो 6 की पावर 3 आएगा, मतलब 216। इसी तरीके से करते हुए चले जाएंगे। इतना चीज समझ में आएगी नहीं आएगी कि हमसे क्वेश्चन कहा प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पे समाप्त हो। 0 पे समाप्त होने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं आपसे? मतलब जब हम n का इसी तरीके से मान रखते चले जाएं, अनंत तक मान रखते चले जाएं, तो क्या कोई ये मान आएंगे, इनमें से क्या कोई एक ऐसा मान आ सकता है जिसका इकाई अंक 0 हो? 0 पे समाप्त होने का मतलब क्या है? उसका इकाई अंक 0 होना चाहिए। बात नहीं समझ में? जैसे मैंने कहा कि ये संख्या कितने में समाप्त हो रही है, तो आप क्या बताओगे कि भैया ये संख्या 2 से चालू होकर 2 में समाप्त हो रही है। आप बताओ कितने में समाप्त हो रही है? तो 7 में समाप्त हो रही है। तो 0 में समाप्त होने का मतलब यहाँ कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लोगे, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ में आ रही है लैंग्वेज की नहीं आ रही है? तो क्या ऐसा संभव है? ये हमें बताना है। इतना चीज समझ में, ये हमें करना नहीं है, ये हमें करना नहीं है। इसको करने के दूसरा तरीका बताते, बहुत सिंपल सा तरीका। देखो अगर 6 की पावर n, क्या मैं इसको 2 गुणे 3 नहीं लिख सकता हूं? की पावर n नहीं लिख सकता? ये मुझे आप बताओ, सिंपल सी बात। भाई 3 दूनी 6, बात तो वही रही। मैंने क्या बताया था? 6 को चाहे 6 लिखो या 2 गुणे 3 लिख दो या 3 गुणे 2 लिख दो, बात तो बराबर ही है, बात तो 6 ही है ना। यहां तक बात समझ में आई? चलो अब ये तो रहा हमारा इस पार्ट का। अब उस पार्ट की भी बात कर लेते हैं। 0 का भी भाई उसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता है। अब हमें भाई ये गुणे में आ रहा है, मतलब हमें मल्टीपल ही चाहिए। अब एक बात मुझे ये बताओ कि हमें 0 कब प्राप्त होता है? मैं बता चुका हूं ये चीज आपको। कौन से ऐसे 2 अंकों का हम गुणा कराते हैं जिसमें से इकाई अंक 0 प्राप्त होता है? वो एक ही है, 5 और 2 ना कहे कि 5 का मल्टीपल यदि हम सम संख्या से कर देते हैं, जैसे 4 से करो 5 का गुणा, 0 आएगा इकाई अंक। 6 का करो, 8 का करो, 10 का करो। सम संख्या से अगर 5 का गुणा कराते तो इकाई अंक कितना प्राप्त होता है हमें? 0। विषम का करा के देखते हैं। 3 गुणे 5 15, 7 गुणे 5 35। आप एक चीज इसमें सब में कॉमन देख रहे हो, हम चाहे जिससे गुणा कराएं लेकिन हमारे पास 5 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर 5 नहीं है तो ये बात गारंटी मान लो आप कि आपका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता। इकाई अंक में यदि 1 2 3 4 6 7 8 9 इस प्रकार के कोई भी अंक आए
तो हम चाहे जितनी बार उनका मल्टीपल करा दें, उनका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं आएगा जब तक हमारे पास 5 नहीं होगा। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं 5 दिख रहा है आपको? अब आप देखो n बराबर जब 1 रखोगे तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 2 गुणे 3 की पावर n मतलब 1, मतलब हमारे फैक्टर क्या प्राप्त होंगे, 2 गुणे 3 मतलब 6 जो आ रहा था, जो मैंने अभी करके दिखाया था। n की जगह मैं 2 रखूंगा तब हमें क्या प्राप्त होगी, 2 गुणे 3 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्या हमें कहीं 5 मिलेगा? आप मुझे ये बताओ। चलो रख लेते हैं, n बराबर 5 रखो, 2 गुणे 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5। क्या आपको कहीं मिला 5? आप n का प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या में कोई भी मान रख दोगे, n का 1 2 3, इवन आप 1000 2000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब करोड़, जितना भी बड़ी संख्या आपको n की लेनी है आप ले लो, लेकिन कभी यहाँ पे 5 ला ही नहीं सकती, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना, अंदर 6 लिखा हुआ है, 6 के प्राइम फैक्टर 2,3 होते हैं, ऊपर की घात बदलने से क्या नीचे कहीं 5 आ जाएगा क्या? बस सिंपल सी बात। जब 5 नहीं आएगा तो क्या इसका मान कभी 0 में समाप्त हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये कथन क्या है, सरासर गलत है। क्या बात समझ में आई? इतना कुछ समझाने के बाद बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे या फिर उत्तर कैसे देंगे, आओ इसको देखते हैं। अब हम लोग थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ऐसे दिखा देना और डॉट 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 कर देना, ठीक है? टीचर समझ जाए। अब देखो क्या लिखना है, 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है। उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है, कॉमा 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 2,3 हैं। हमने क्या लिखा, फिर से पढ़ते, 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना जरूरी है। 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड या 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड 2,3 है, अतः 6 की पावर n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आई आपको? हमें यहाँ पे क्या पिन पॉइंट करना है कि भैया उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या है। देखो मेन इंपॉर्टेंट लाइन हमारी है, 5 होना जरूरी है। और 6 की पावर n में 6 की पावर n या 6 की पावर n में लिखो, 6 की पावर n में 6 के अभाज्य गुणनखंड 2,3 है, अतः 6 की पावर n का कभी भी 6 की पावर n कभी भी
कभी भी शून्य पर समाप्त, 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, n का मान हम चाहे जो भी लिख दे। तो ये आपका एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने थ्योरी अपने आप से बनाई है, आपको और अच्छा हो तो आप गूगल कर लेना, उसमें आपको बहुत अच्छी थ्योरी आपको मिल जाएगी। मैंने इस पे थ्योरी अपने आप से बनाई है, लिखोगे कोई गलत नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मुझे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए देनी चाहिए थी वो हमने इसमें दे दी। इसको नोट कर लो। फिर क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्याख्या कीजिए कि ये अभाज्य संख्याएं क्यों है। तो टाइम हो गया, आज की क्लास वहीं पे समाप्त करते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हुए उनको फिर हम कल करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम समय पे।